बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अनदर टॉपिक जो हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो आज हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक एक सेल ऑर्गेनील है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, इस तरह हमारे पास लाइसोसोम है, इस तरह हमारे पास राइबोसोम्स हैं। तो इस तरह हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये भी एक सेल ऑर्गेनील है। ठीक है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट रेशों के साथ मौजूद होते हैं। किसी सेल के अंदर मौजूद होते दोनों टाइप्स मौजूद हो सकते हैं, यानी इसके दो टाइप्स होते हैं, दोनों टाइप्स मौजूद हो सकते हैं। किसी सेल्स के अंदर सिंगल भी मौजूद हो सकते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की जो टाइप हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और कुछ के अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स मौजूद होते हैं। अब सबसे पहले इसको डिस्कस किसने किया, यानी किसने इसको इसका नाम किसने दिया, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो नाम है इसका मकसद क्या है। तो यहाँ पर जो एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, क्या है, इनसाइड। और रेटिक्यूलम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, यानी इनसाइड द साइटोप्लाज्म एक नेटवर्क मौजूद होता है। यानी आपको ये चैनल्स नज़र आते हैं, इस तरह ये आपको डिफरेंट चैनल्स नज़र आते हैं, डिफरेंट ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। ये जो चैनल्स होते हैं ये क्या है, एक नेटवर्क बनाते हैं। तो इस नेटवर्क की वजह से इसको नाम देते हैं रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मतलब सेल के अंदर ये चैनल्स मौजूद होते हैं, ठीक, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो इस वजह से इसको क्या नाम देते हैं, रेटिक्यूलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये कहाँ से कहाँ तक मौजूद होता है, ये सबसे पहले उसको डिस्कस किसने किया था, एक साइंटिस्ट था कॉइन्ड बाय पोर्टर। पोर्टर ने 1945 के अंदर इसको लिवर सेल के अंदर स्टडी किया। ठीक है, पोर्टर ने 1945 को में इस जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इसको लिवर सेल के अंदर 1945 के अंदर इसने स्टडी किया। और 1953 के अंदर इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम दिया। यानी जो पोर्टर था, पोर्टर ने ही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम दिया। अब ये मौजूद कहाँ से कहाँ तक मौजूद हो सकता है, इसकी अकरेंस क्या है। स्टार्ट करने से पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, यानी इसका सब डेफिनेशन कर लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक मौजूद होता है। तो सबसे पहले क्या है, लिपोप्रोटीन से बना है। यानी इसकी जो मेम्ब्रेन है हमारे पास, मेम्ब्रेन किस टाइप की है, लिपोप्रोटीनियस इन नेचर होती है। अगर इसे आप केमिकल कंपोजिशन देखें तो डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है जो कि बाकी मेम्ब्रेन से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो लिपोप्रोटीनियस इन नेचर इसका क्या है, इसकी जो मेम्ब्रेन है लिपोप्रोटीनियस नेचर की होती है। कहाँ से कहाँ पर मौजूद होती है, मौजूद यानी ये जो पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है कहाँ से कहाँ पर मौजूद होता है, कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये मौजूद होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये पहला होता है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस से पूरा सेल के अंदर पहला होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। यानी न्यूक्लियस से लेकर जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है, हम यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ठीक है, आपके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये क्या होता है, पहला होता है। ठीक है, यानी पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर इसका यानी पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर इसका जो जो फैलाव है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। यानी ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये क्या होता है, मौजूद होता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से सेल्स हो सकते हैं। तो मेन में समझ में आ गया होगा कि जो मेम्ब्रेन है लिपोप्रोटीनस नेचर के होते हैं, कहाँ से, न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये पहले होता है, मौजूद होता है। अब डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से सेल्स हो सकते हैं जहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की ज़रूरत ना हो या वहाँ पर ये मौजूद ना हो। तो सबसे पहले हम इसका अकरेंस देखते हैं, अकरेंस कहाँ है इसका।
काम पर मौजूद हो सकते हैं, काम पर मौजूद नहीं हो सकते। ठीक है, तो अक्यूरेंस इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं। इस तरह हमारे पास हैं एरिथ्रोसाइट सेल। क्या है हमारे पास? एरिथ्रोसाइट सेल। ठीक है, और इस तरह हमारे पास क्या होते हैं? एग सेल। ठीक है, तो ये कुछ सेल्स होते हैं जहां पर या ये कंप्लीटली लैक होता है, यानी कंप्लीटली एब्सेंट होता है, या ये पार्शियली प्रेजेंट होते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये क्या होते हैं? पुअरली प्रेजेंट। ठीक है, इन सेल के अंदर या तो कंप्लीट नहीं, हमारे पास जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइटिन या आरबीसीज हैं या एग सेल्स हैं, तो इनके अंदर या तो बिल्कुल कंप्लीटली एब्सेंट होता है, या अगर प्रेजेंस में इनकी होती हैं तो पुअरली प्रेजेंट होता है, यानी ना होने के बराबर ये इन सेल्स के अंदर मौजूद होता है। इसके बगैर डिफरेंट सेल्स के अंदर ये डिफरेंट रेशोज के साथ मौजूद होता है। जिस फर्स्ट कर कुछ सेल्स हैं जिसको जो सिर्फ लिपिड की सिंथेसिस करता है, तो वहाँ पर इसकी एक टाइप मौजूद होगा, या कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती हैं, तो वहाँ पर इसके दूसरा टाइप मौजूद होगा। ठीक है, लेकिन ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइटिक सेल्स हैं और एग सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर ये अमूमन मौजूद नहीं होता। ठीक है, बाकी तमाम सेल्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं उनके अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किसी न किसी शक्ल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, हमने बता दिया कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैट एंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, तो अभी हम समझने जा रहे हैं, समझने जैसे टाइप्स समझते हैं, इसे कौन सी टाइप्स होती है, कितने टाइप्स इसकी हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, कौन से टाइप्स हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। ठीक है, एक हमारे पास क्या होता है? स्मूथ और ए ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ईयर का मतलब क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दूसरा होता है रफ और ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, ये दो हमारे पास क्या है? टाइप्स होती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक। रफ और ग्रेन्युलेटेड, यानी एक पास ग्रेन्यूल्स होते हैं, दूसरे के पास ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते। ये 2 टाइप्स हैं, एक ये टाइप हमारे पास मौजूद है, दूसरा ये टाइप हमारे पास मौजूद है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये कौन सी टाइप से क्या क्या काम होता है। तो ये हमारे पास ये जो नज़र आता है इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्यों कहते हैं? ये क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 टाइप्स है इसकी, एक है रफ, दूसरा क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सबसे अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की बात करते हैं, तो ये वो जो नज़र आता है इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या है, इसकी जो लेयर्स होती हैं, जो चैनल्स होते हैं, वो क्या है? स्मूथ है, इस पर कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होता। यहाँ पर लिखा भी है स्मूथ और ए ग्रेन्यूलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये ऐसे चैनल्स हैं जिसके ऊपर ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होता। इसके फंक्शन भी, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शन भी डिफरेंट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यानी एक जो टाइप है इसका नाम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये दूसरा टाइप है, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इसलिए कहते हैं कि इनके ऊपर कुछ ऐसे राइबोसोम, कुछ वेजाइकल्स मौजूद हैं। ये क्या है? बस कुछ वेजाइकल्स हैं। ठीक है, ये जो वेजाइकल्स हैं यानी ग्रेन्यूल्स हैं, इन ग्रेन्यूल्स वेजाइकल को नाम देते हैं राइबोसोम्स। ठीक है,
क्या है आपके पास, ये जो आपको ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं, दाने दाने स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर, इस वेसिकल्स की वजह से इसको क्या नाम देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो इन वेसिकल्स की वजह से जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की अकरेंस और इसके फंक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर यहाँ तक कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अलग फंक्शंस हैं और इसके अलग फंक्शंस हैं। जिस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ पर पाया जा सकता है, किन सेल्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है, स्मूथ और ए ग्रेन्युलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, इसके ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स मौजूद नहीं होते तो ये स्मूथ का नाम देते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, सिस्टर्नल स्पेस। क्या है, सिस्टर्नल स्पेस। ये जो नजर आ रही है सिस्टर्नल स्पेस, ये आपके पास क्या होती है, सिस्टर्नी। ठीक है, इनके ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं। सिस्टर्नी के अंदर सिस्टर्नल स्पेस होता है, इनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब ये करते क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहाँ पर पाया जाता है, सबसे पहले मौजूद होता है ये उन सेल के अंदर पाया जाता है जो स्टेरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स जो होते हैं, यानी ऐसे सेल्स के अंदर मौजूद होता है जो स्टेरॉयड प्रोड्यूस करता है। जिस तरह बस क्या होते हैं, एडिपोज सेल्स होते हैं। ठीक है, एडिपोज सेल्स के अंदर भी क्या मौजूद होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस तरह इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल के अंदर भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग, यानी जो ऑयल प्रोड्यूस करता है, एडिपोज सेल्स, चर्बी, यानी जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के ये चर्बी के जो सेल्स होते हैं वो एडिपोज सेल्स होते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। तो ये क्या है, स्टेरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल्स जितने भी है उसके अंदर क्या मौजूद होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इस तरह से फंक्शंस क्या हो गए, क्या काम करेगा, तो ये ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह ये बाकी किन किन जगह के ऊपर, इंटरस्टिशियल सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं, एडिपोज सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। इस तरह ये लिवर सेल के अंदर ये जो बस ग्लूकोज स्टोरिंग सेल्स होते हैं, यानी ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल होते हैं। ठीक है, यानी वो सेल जो ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, इस तरह मस्क्यूलर सेल्स होते हैं, तो वहाँ पर भी क्या मौजूद होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद होता है। जिस तरह फिब्रस सेल्स, क्या है, फिब्रस सेल्स ऑफ मसल्स। ठीक है, फिब्रस सेल्स जो मसल्स के सेल्स होते हैं, फाइबर सेल्स होते हैं, इनके अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को क्या नाम देते हैं, सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं। ठीक है, जो फिब्रस सेल्स होते हैं मसल सेल्स के, वो क्या आपके पास सार्कोप्लाज्म के एज अ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वहाँ पर मौजूद होता है वो क्या मौजूद होता है, एज अ सार्कोप्लाज्म मौजूद होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शंस क्या हुए, यानी जितने भी हमारे पास ऑयल प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं या हमारे पास जो स्टेरॉयड प्रोड्यूसिंग सेल हैं जो स्टेरॉयड के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, स्टेरॉयड का मतलब जो चर्बी वगैरह के मुरकबात होते हैं, तो इनके अंदर कौन सा टाइप मौजूद होता है, स्मूथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद होते हैं। ठीक है, इस तरह जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इसका एक मेन फंक्शन ये भी है, ये एक स्केलेटल प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, स्केलेटन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, स्केलेटन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किस चीज को, साइटोप्लाज्म को। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, यानी ये कहाँ से कहाँ तक, ये सेल न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये मौजूद होता है। तो इस एक स्केलेटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किस चीज़ को, साइटोप्लाज्म को, ताकि साइटोप्लाज्म का एरिया ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस के लिए जगह मौजूद हो। ठीक है, तो ये आपके पास कहाँ पर मौजूद होता है, ये मौजूद होता है इन सेल्स के अंदर मौजूद होता है।
ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, हम अभी डिस्कस करते हैं, ये इसको हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम डिस्कस करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर कुछ वेसिकल्स मौजूद होते हैं जो क्या कहलाते हैं, राइबोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स की वजह से, एक वेसिकल्स की वजह से क्या नाम देते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। कहाँ से कहाँ तक, सेल, ये बस क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, आपको जो पोर्स नजर आते हैं, सुराख नजर आते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। ठीक है, इन पोर्स से यानी जो न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के जरिए ही आती हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपको जो डॉट नजर आता है इसका नाम होता है, तो बोलते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस है पूरा बड़ा, इसके अंदर डेंस पार्टिकल्स मौजूद हैं, डेंस मटेरियल मौजूद है, इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस। जदीद जो हमारे पास स्टडी है, मॉडर्न टेक्निक से बताती हैं कि हमारे पास ये जो न्यूक्लियोलस हैं यहाँ पर राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर, इस पार्ट के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये जो न्यूक्लियर स्पोर्स होते हैं, जो सुराख होते हैं, न्यूक्लियर पोर हैं, इनके ज़रिए बाहर आते हैं। और बाहर आने के लिए ये जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये इसको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक पैसेज प्रोवाइड करते हैं। पैसेज का मतलब एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं, यानी अगर न्यूक्लियस से चीज़ें बाहर आएगी तो भी इसको किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यानी जो राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं उसको कौन प्रोवाइड करता है, यानी प्रोवाइड, यानी कहाँ पर आते हैं, किसके जरिए आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के जरिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं तो बाहर कहाँ पर आते हैं, ये जो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, यही एक पैसेज, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी इन राइबोसोम्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, राइबोसोम को रास्ता या उसको लिए, उसके रहने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोड्यूस करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, कौन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो राइबोसोम्स को जगह भी देते हैं, यानी राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं। यूकेरियोटिक के अंदर ये दोनों के अंदर मौजूद हो सकते हैं। ये आपके पास साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, या आपके पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो यहाँ पर ये मौजूद होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जो राइबोसोम्स होते हैं वो कहाँ पर, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर पहले होते हैं। ठीक है, और यूकेरियोटिक सेल के अंदर ज्यादा राइबोसोम्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर, कुछ राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये जो बस ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है, ये डिफरेंट फंक्शन है इसके। जिस तरह यहाँ पर ये जो सेल्स हैं कहाँ पर मौजूद होते हैं, एडिपोस सेल्स, स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर कौन सी टाइप मौजूद होती हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लेकिन हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं, यानी कौन से सेल जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, जो क्या बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद होता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग कौन से होते हैं, इस आपके पास क्या होते हैं, पेनक्रियास सेल्स होते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियास क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक सेल्स के अंदर और उन सेल्स के अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, वहां पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यानी ये दो मेन फंक्शन है इसके, यानी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो लिपिड्स प्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, और जो बस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं।
ठीक है। इससे मैंने बताया था कि डिफरेंट सेल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम डिफरेंट रेशोज के साथ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। दोनों इसके टाइप्स हैं, एक स्मूथ है, दूसरा रफ है। रफ इसलिए इसको कहते हैं कि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। स्मूथ इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर कोई वेसिकल्स, कोई राइबोसोम्स या कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह बस ये क्या है, ये जो चैनल्स नजर आते हैं एक पूरा एक नेटवर्क है। ठीक है, तो ये जो आपको ये आपको नजर आता है उसको बोलते हैं सिस्टर्नी का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सिस्टर्नी का नाम देते हैं। ये जो स्पेस नजर आता है, जो बिल्कुल क्लियर पार्ट है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जो सिस्टर्नी है इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसके ऊपर मल्टीपल, एक नहीं बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं, यानी इसके पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इसके बारे में भी डिस्कस कर ले थोड़ा, इसके अंदर है नहीं हमारे कोर्स के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम इसके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिस तरह सी साइटोक्रोम है। ठीक है, ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं। इस तरह जो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम यूज़ होते हैं, और इस तरह जो एडिपोज सेल्स के अंदर जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो सारे इनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर एंजाइम्स हम को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर एंजाइम्स की डिस्कशन नहीं है। वो बीएससी या बीएससी की क्लासेस के अंदर मौजूद है, उसको हम उसके हिसाब से डील करेंगे। ठीक है, तो अभी फंक्शंस के बारे में भी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऐसे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट फंक्शन दोनों के, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के डिफरेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एंजाइम हमारे पास नहीं है, बड़ी क्लास उसके अंदर है, बीएससी के लेवल की हैं, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं, बाद में उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये जो इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इन सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पास क्या है, पूरा एक सेल है, ये पूरा क्या है, एक सेल है। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये जो आपके पास चैनल्स होते हैं, ये कहाँ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, यानी पूरा न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये मौजूद होते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट तरीके सेल को आपने प्रेस कर लिया, तो प्रेस करने के बाद दोबारा क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा। प्रेस होने के बाद इससे स्प्रिंग काम करता है, दोबारा क्या होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, तो एक सेल को सिकुड़ने से, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था ऑस्मोटिक प्रेशर का एक प्रेशर होता है, तो उससे भी हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है उसको सेल को महफूज रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, यानी अगर ये प्रेशर को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी कौन इंक्रीज करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो सबसे पहले सेल को क्या करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, दूसरे क्या होता है, एक पैसेज। ठीक है, एक पैसेज रास्ता प्रोवाइड करता है। रास्ता क्या है, सफर कर रहे हैं, यहाँ राइबोसोम्स बन गए, वो सेल्स को सेल से बाहर जाना है, न्यूक्लियस से बाहर जाना है। तो न्यूक्लियस से बाहर जाने के लिए भी क्या है, एक पैसेज का रास्ता प्रोवाइड करता है। और अगर ये राइबोसोम सेल एक से इस सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होना चाहता है, तो उसके लिए भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक पैसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है राइबोसोम के लिए। क्या प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म फॉर राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स के रहने के लिए ये जगह भी प्रोवाइड करते हैं, यानी यहाँ पर ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है, स्पेस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक मैं डायरेक्ट एक पॉइंट इसलिए लिख रहा हूँ, हमारे पास वीडियोस बड़ी हो जाती हैं, तो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, यानी ये न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म यानी सेल मेम्ब्रेन तक ये पहले होते हैं, तो ये ज़्यादा स्पेस यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर क्रिएट करते हैं। ज़्यादा स्पेस का मतलब क्या है, कि साइटोप्लाज्म के अंदर मैक्सिमम रिएक्शन हो सके, क्या हो सके, मैक्सिमम रिएक्शन प्रोड्यूस हो सके, तो इसलिए क्या प्रोवाइड करते हैं,
एक पूरा एक स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म के इन सेल मेम्ब्रेन के, ताकि साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाए, एरिया ज़्यादा हो। फर्स्ट अगर साइटोप्लाज्म सुकड़ जाए तो इसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, तो इसलिए क्या कर प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। चौथा हम क्या पढ़ लेते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, गोल्जी अपरेटस को, जिसको हम गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। तो गोल्जी बॉडीज को भी कौन प्रोवाइड करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से ही गोल्जी बॉडीज बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक। इसलिए क्या है आपके पास, प्रोटीन की सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, यानी प्रोटीन को बनाने के अंदर भी कौन इस्तेमाल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही इसको जगह प्रोवाइड करते हैं, राइबोसोम्स प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, राइबोसोम्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम आयंस भी कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम आयंस को भी प्रोड्यूस करता है। इस तरह डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी, ठीक है, इन डिटॉक्सिफिकेशन का फंक्शन भी किसका काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, यानी कोई भी जहरीला चीज़ या कोई भी ख़तरनाक चीज़ या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई, उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करने के लिए भी हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम मौजूद होता है। इसलिए लिवर सेल के अंदर ज़्यादा, लिवर सेल के अंदर एक फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन का, तो उसके अंदर जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इस तरह जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये भी क्या करता है, सपोर्टिंग, जिस तरह अगर राइबोसोम्स मूव करते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए दूसरे के एक हेल्प करते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। तो इसके अंदर ये आज हमारे पास टॉपिक था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। इसके अंदर हमने एक ऑर्गेनील, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील, जो कि हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम था, उसको हमने डिस्कस किया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हमारे पास कहाँ से कहाँ तक मौजूद होता है, न्यूक्लियस से लेकर कहाँ तक पहला होता है, सेल मेम्ब्रेन तक ये पहला होता है, ठीक है। और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक स्मूथ और दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इसके फंक्शन को भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।